नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी विविध प्रश्न बना है जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग वन शॉट में क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे पूरे व्याख्या के साथ। बायोलॉजी का पूरा एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। जितना भी पीवाईक्यू पूछा गया है बीपीएससी द्वारा प्लेलिस्ट में मौजूद है बायोलॉजी का, है ना। वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। बायोलॉजी भी मौजूद है, केमिस्ट्री भी मौजूद है और फिजिक्स भी, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड जितना भी विविध क्वेश्चन है सारे को कंप्लीट करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो नीमहंस, बेंगलुरु। नीमहंस संस्था क्या नाम है? नीमहंस। ये आपका कहाँ पर है? बेंगलुरु में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा वर्ष 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान नीमहंस बेंगलुरु को जेनेवा में 70वें स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रदान किया गया है। सत्तरवें स्वास्थ्य सम्मेलन में स्वास्थ्य संवर्धन हेतु प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 430 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल कौन है? तो आपका अम्ल कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम लोग HCl बोलते हैं, HCl। इसका फार्मूला क्या है? आपका सूत्र HCl है। मानव शरीर द्वारा पाचन में सहायता के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। अम्लजल कोशिकाओं से होता है। इसका स्राव कहाँ से होता है? अमाशय से होता है, अमाशय के जठर ग्रंथि से। यह पाचन के साथ साथ जीवाणुनाशक की तरह भी क्या करता है? ये कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 431 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजेन का रूप होता है। ग्लाइकोजेन का क्या रूप होता है? आपका पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड, है ना। ग्लाइकोजेन और पॉलीसैकेराइड बोले तो बहुल शर्करा है जो ग्लूकोज के कई अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है। ये जानवरों, कवक एवं बैक्टीरिया में भंडारण ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। 432 नंबर क्वेश्चन, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस पर बात करते हैं। तो कौन सा कथन सत्य होगा? ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा स्रावित होती है तथा ATP के रूप में क्या होती है? भंडारित होती है। भोजन के ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना और फिर शरीर से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना क्या है? शामिल है। संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जैसे में आपका C6H12O6 किसका फार्मूला? ये ग्लूकोज का फार्मूला, प्लस आपका क्या? 6O2, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा ना ग्लूकोज, तो क्या बनाएगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, है ना। और कितना ऊर्जा देगा? 673 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको देगा। 433 नंबर क्वेश्चन, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो आपका आणविक लक्ष्य द्वारा। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 434 नंबर, अनुलिपीकरण समापन त्रिक होती है। अनुलिपीकरण समापन त्रिक क्या होती है? बताइए। तो UAA होगा। क्या होगा? UAA होगा। अनुलिपीकरण समापन त्रिक UAA होता है और समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। ठीक है ना। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध
बनाकर अनुलिपिकरण के अंत का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो आपका ये वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल किससे संबंधित है? वसा अवशोषण से संबंधित है। देख लेते हैं इसका विश्लेषण। लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित है। लैक्टियल का कार्य पाचन की प्रक्रिया के दौरान लैक्टियल्स छोटी आंत में वसा और लिपिड के बड़े अणुओं को अवशोषित करती है, जो उन्हें दुधिया सफ़ेद रूप देता है। लैक्टियल लिपोप्रोटीन के रूप में सामग्री को लसिका प्रणाली में ले जाने के लिए एक मार्ग के रूप में कार्य करते हैं। अगला 436 नंबर क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या है आपका? प्यूरिन, पाइरीमिडीन और चीनी। पाइरीमिडीन और क्या है आपका? चीनी। प्यूरिन या बोल सकते हैं पाइरीमिडीन या चीनी और चीनी है। देख लेते हैं। न्यूक्लियोसाइड प्यूरिन या पाइरीमिडीन और चीनी है। प्यूरिन या पाइरीमिडीन या प्यूरिन बोल सकते हैं या पाइरीमिडीन और क्या है आपका? चीनी है। यह नाइट्रोजनी क्षार व शर्करा के मध्य एन ग्लाइकोसिडिक बंध के बनने से बनी इकाई है। अगला है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किस प्रकार से बनता है? शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार से इसका निर्माण होता है। न्यूक्लियोसाइड का किस प्रकार से निर्माण होता है? शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार से इसका निर्माण होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है आपका? एस्पार्टेम है। क्या आपका? एस्पार्टेम। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प एस्पार्टेम है। यह शुगर फ्री होने के साथ कृत्रिम मिठास उत्पन्न करती है। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र C14H18N2O5 है। यह सुक्रोज से 100 से अधिक गुना अधिक मिठास उत्पन्न करता है। सैकरीन भी एक कार्बनिक यौगिक होता है। सैकरीन भी क्या है आपका? एक कार्बनिक यौगिक होता है जो कृत्रिम मिठास का आभास कराती है। यह एक कृत्रिम शर्करा है। अगला देखते हैं। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, है ना। अगला देखते हैं। आइसक्रीम एक कोलाइड है और कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने के लिए जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। जिलेटिन एक रंगहीन स्वादहीन खाद्य पदार्थ है जो कोलेजन से प्राप्त किया जाता है। इसके प्रयोग से आइसक्रीम को नरम बनावट और ताज़ा स्वरूप प्रदान करने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है। यह क्या है आपका? एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया है। एक क्रिया है। अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया वंशानुगत नहीं होती है, बल्कि यह जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाना एक अधिग्रहित प्रतिवर्ती क्या है? क्रिया। क्वेश्चन नंबर 440। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हो जाते हैं? बताइए। द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएगा? जो घास भूसा खाएगा, जैसे भेड़ बकरी हो गया, ये सब किस में आएगा? आपका प्राथमिक उपभोक्ता। तो भेड़ बकरी को कौन खा जाएगा? द्वितीय उपभोक्ता खा जाएगा। द्वितीय उपभोक्ता को कौन खा जाता है? आपका तृतीय उपभोक्ता खा जाएगा। जैसे में शेर, चीता, ये सब द्वितीय उपभोक्ता को भी क्या करेगा? ये खा जाएगा। तृतीय उपभोक्ता में सारे एकदम पूर्ण रूप से मांसाहारी जीव आते हैं। ठीक है ना। पूर्ण रूप से क्या आता है? आपका मांसाहारी जीव आता है। प्राथमिक उपभोक्ता में आपका पूर्ण रूप से आपका शाकाहारी जीव आता है। द्वितीय उपभोक्ता में शाकाहारी मांसाहारी दोनों आता है। ठीक है ना। आदमी की बात करते हैं तो आदमी कौन चीज़ है? आदमी शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है। ठीक है। उपभोक्ता के अंतर्गत विविध पोषी जीव आते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वे मांसाहारी है जो प्राथमिक उपभोक्ता जंतुओं को अपना भोजन बनाता है, जैसे चूहे का बिल्ली द्वारा, हिरन का भेड़िया द्वारा खाया जाना इत्यादि। ये शाकाहारी भी होते हैं। तृतीय उपभोक्ता वे जंतु आते हैं। तृतीय उपभोक्ता में वे जंतु आता है जो द्वितीय उपभोक्ता को क्या करता है? खाता है, अर्थात वे केवल मांसाहारी होता है। प्राथमिक वाला क्या हो जाएगा? आपका शाकाहारी। द्वितीयक वाला क्या हो जाएगा? आपका मांसाहारी भी हो सकता है, शाकाहारी भी हो सकता है। ठीक है ना। और तीसरा वाला क्या हो जाएगा? तीसरा वाला आपका सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। जो द्वितीय उपभोक्ता को खाता है, अर्थात ये केवल मांसाहारी होते हैं।
तृतीय उपभोक्ता क्या होता है आपका? केवल और केवल मांसाहारी होता है, जैसे मेढक का सांप द्वारा खाया जाना तथा शेर इत्यादि इसी श्रेणी में आता है। 441 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो माइकोरिजल फंगी, उसके बाद ब्लू ग्रीन शैवाल। ये किसका उदाहरण है आपका? जैविक उर्वरक का क्या है? उदाहरण है। तो केवल 1 तथा 2 हो जाएगा। देखते हैं, भूमि की उर्वरता को टिकाऊ बनाए रखते हुए सतत फसल उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने प्रकृति पद्धत जीवाणुओं को पहचानकर उससे विभिन्न प्रकार के पर्यावरण हितैषी उर्वरक तैयार किए हैं, जिन्हें हम जैविक उर्वरक कहते हैं। जैसे हो गया आपका माइकोरिजल फंगी हो गया, ब्लू ग्रीन शैवाल हो गया, राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर इत्यादि। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। एंथोफोबिया डर है। एंथोफोबिया डर किसका है आपका? तो पुष्प के डर को क्या कहते हैं हम लोग? एंथोफोबिया डर कहते हैं। फोबिया मतलब डर ही होता है। एंथोफोबिया का संबंध लोगों के भय से है। एंथोफोबिया फूलों के डर के लिए दिया गया नाम है। कुछ लोग सभी फूलों से डरते हैं, जबकि अन्य केवल एक या अधिक विशिष्ट प्रकार के फूलों से क्या करते हैं? डरते हैं। 443 नंबर क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या है? तो एक शाकनाशी है। क्या है? एक शाकनाशी है। एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक शाकनाशी है जिसका प्रयोग अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा 1960 के दशक में अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम के ग्रामीण व जंगली इलाकों में फसलों एवं जंगलों को खत्म करने के लिए दिया गया था। एजेंट ऑरेंज के कारण 30 लाख लोग बीमार हुए और रेड क्रॉस के अनुसार 10 लाख लोग अक्षम है। 10 लाख लोग क्या है आपका? अक्षम हुए। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है? तो मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। क्यों कठिनाई होती है? क्योंकि मांसपेशियों का चलन क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है। ज़्यादा भोजन करने के पश्चात मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है, जिसके कारण श्वास लेने में कठिनाई होती है। अगला देखते हैं 445 नंबर क्वेश्चन, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है, चूंकि क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊंचे पहाड़ी पर जाने के बाद वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है। रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होती है। तो ये बात तो सही है। मैदानों की तुलना में ऊंचे स्थानों पर दबाव उच्च होता है। ये बात क्या है? गलत है, निम्न होता है। ए नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऊंचे पहाड़ी इलाके में रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक हो जाता है, जिसके कारण नासिका से रक्तस्राव होने लगता है। 446 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? बताइए। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को दक्षिणी अफ्रीका में किया गया था। अगला देखते हैं 447 नंबर क्वेश्चन, कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है। किसकी उन्नति होती है? तो इसमें से किसी की उन्नति नहीं होती है, ठीक है ना। वे पदार्थ जो अपने रासायनिक क्रियाओं वाले गुणों के कारण कीटों को नष्ट करते हैं कीटनाशक कहलाते हैं। इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुतायत में किया जाता है। कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी एवं हानिकारक भी होता है। कीटनाशक क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और हानिकारक। ज़्यादातर ये क्या होता है आपका? हानिकारक ही होता है कीटनाशक। लाभकारी क्या होगा? किसान को फायदा होता है, उसका सारा फसल क्या करेगा? बच जाएगा, है कि नहीं। और बच जाएगा तो आदमी उसको खाएगा, तो आदमी को लाभ हुआ, ये लाभ हुआ। और उसके बाद किसान जो फसल, कितना फसल ऐसा होता है ना जिसमें कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग करने के बाद वही फसल को क्या करेगा? आदमी खाएगा तो आदमी बीमार पड़ेगा, है कि नहीं। तो कीटनाशक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी एवं हानिकारक भी होता है, इसलिए कोई उत्तर सही नहीं। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? असत्य को खोजना है। एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, है ना, ये बात तो सही है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। कार्बनिक यौगिक के विघटन से किण्वन की प्रक्रिया, ये बात भी सही है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है, ये बात भी क्या है आपका? सही है। तो बी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि नहीं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है।
किण्वन का प्रयोग शराब, पावरोटी, बिस्कुट, दही, सिरका व अन्य रासायनिक पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अगला देखते हैं 449 नंबर क्वेश्चन। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, किसका है? आपका सरसों का रोग है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जो सरसों का एक भयानक रोग है। यह रोग अल्बुगे कैंडिडा नामक फफूंद से होता है। इस रोग के कारण बुआई में 30 से 40 दिनों के बाद पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के फफोले उभरे हुए दिखाई देते हैं। इस रोग से बचाव के लिए सरसों की बुआई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में करें तथा बीजों को जैव नियंत्रक ट्राइकोडर्मा पाउडर के 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीजारोपचार करके बुआई करनी चाहिए। 450 नंबर क्वेश्चन। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली के परिवर्धन में स्वपोषी क्रिया को शामिल किया जाता है। 451 नंबर क्वेश्चन। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। पॉस्चुराइजेशन किसकी प्रक्रिया है? तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है, बहुत देर, ज़्यादा देर नहीं, 30 मिनट तक गर्म किया जाता है ना, 60 से 65 डिग्री सेल्सियस के मध्य, है ना। तो देख लेते हैं, दूध को सबसे पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है ना। ठंडा कितना कर लिया जाता है? लगभग 5 डिग्री सेल्सियस। पॉस्चुराइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर जीवाणु रहित निर्जीवीकरण किया जाता है और साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पॉस्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दूध को 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट तक रखकर प्रशीतकों द्वारा 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक जीवाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 452 नंबर क्वेश्चन। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण आपका लाल का होता है और लाल के साथ साथ किसका होता है? लाल के साथ साथ आपका बैगनी का होता है, ठीक है ना। तो लाल तो है, लाल और नारंगी क्या हो जाएगा ऑप्शन में सही? लाल और नारंगी हो जाएगा। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। सूर्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। बल्ब आदि का तीव्र कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है और लाल के बाद बैगनी रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है। लाल के बाद किस में होती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक? बैगनी में होती है। ये दोनों रंग क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किए जाते हैं। अगला देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण आपका दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। कोई पेड़ पौधा है, उसके आसपास अगर लाइट जला हुआ है, लाल बल्ब जला हुआ है, तो वो पेड़ क्या कर लेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना। देखते हैं विश्लेषण। प्राकृतिक रूप से पौधे सूर्य के प्रकाश से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं, प्राकृतिक रूप से, परंतु कुछ समुद्री शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी यह क्रिया करता है। कुछ समुद्री, ज़्यादा नहीं, कुछ समुद्री शैवाल है जो कि चंद्रमा के प्रकाश में भी क्या कर लेता है? वो फोटोसिंथेसिस कर लेता है। कुछ पौधों में विद्युत प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कुछ पौधे में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। मृत जीवों के अपघटक हैं। मृत जीवों के अपघटक कौन है आपका? तो ये हो जाएगा आपका जीवाणु भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2.0 में पूछा है। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं अपघटक कहलाते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बैक्टीरिया, जीवाणु, कवक दोनों अपघटक के क्या है आपका? उदाहरण है। 455 नंबर क्वेश्चन। वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो कार्निवोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कार्निवोरस कहलाता है। हर्बीवोरस किसको कहते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए? शाकाहारी, ओनली शाकाहारी, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? हर्बीवोरस में आएगा। ओमनिवोर में कौन आएगा? ओमनिवोर में आएगा आपका शाकाहारी मांसाहारी दोनों किस में आ जाएगा? ओमनिवोर में आ जाएगा। कार्निवोर में क्या आ जाएगा? ओनली मांसाहारी। हर्बीवोर में क्या आ जाएगा? ओनली शाकाहारी। ओमनिवोर में क्या आ जाएगा? शाकाहारी मांसाहारी बोथ।
ठीक है ना। अगला देख लेते हैं, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है कार्निवोर मांसाहारी कहलाता है। कार्निवोर ऐसा प्राणी है जिसकी भोजन और ऊर्जा आवश्यकताएं किसी अन्य प्राणी के शारीरिक भागों को ग्रहण करने द्वारा पूरी की जाती है। तो अगला एपिसोड में हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। अगला एपिसोड में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है।